हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो बिलियन लर्निंग सॉल्यूशन। तो आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक नई सीरीज जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिगनर लेवल के लोगों के लिए। क्यों? आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो रहने वाला है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जो कि है हमारी सी लैंग्वेज। तो बेसिकली ये सीरीज हमारे बिगनर्स जो कि अभी कॉलेज में है, पढ़ रहे हैं, जो सी का पेपर देने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए भी है। और ऐसे लोगों के लिए भी है जो कि इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किस तरह से उसे क्रैक करने का सोच रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज, जो कि है हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज होता क्या है। तो सी हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इनिशियली डेवलप की है डेनिस रिचेस ने इन द ईयर ऑफ 1970s एट द बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T लैब्स। ओके, तो इनिशियली जो हमारी ये लैंग्वेज है, ओके, सी लैंग्वेज है, वो डेनिस रिचर्ड्स ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी, उसका पर्पस क्या था? तो बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप्ड करने के लिए ये सी लैंग्वेज बनाई गई थी। तो तब से लेके आज तक ये मार्केट में है और चल रही है, और सभी लैंग्वेजेस का एक फाउंडेशन सी लैंग्वेज है हमारी। ओके, अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप अदर लैंग्वेजेस जो है वो बहुत इजीली सीख पाते हो। इसीलिए सी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सीखने के लिए। ओके, तो सी का अगर सी में अगर आपको कोई चीज़ आती है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना हो गया, तो आपको अगर सी में वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है, इसका मतलब आप बहुत इजीली जावा में भी सीख लोगे और पाइथन में भी सीख लोगे। क्यों सीख सकोगे? क्योंकि ये जो हमारी सी लैंग्वेज है वो फाउंडेशन है इन सब लैंग्वेज के लिए। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक हमारे सी के बारे में। अब सी क्यों पढ़ना चाहिए वो भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि मैंने बताया था कि जावा हो गई हमारी, पाइथन है, इवन दो फिर PHP है, तो जावास्क्रिप्ट भी हो गई। तो ये सारे सी लैंग्वेज के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो अगर हमें सी का बेसिक सिंटैक्स पता हो अ, तो हम इजीली कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है अगर हम सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी भी लैंग्वेज को। फिर ये क्या हमारे इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देखो अभी वो 1970s में लगभग सी लैंग्वेज बनाई गई थी। ठीक है, तब से लेके आज तक इसका यूज चल ही रहा है मार्केट में। गेमिंग के रिलेटेड जो एप्स होती है उसमें भी बहुत जगह पे सी लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे ऐप्स है जो टेक्नोलॉजी ऐप्स है, तो उसमें भी हमारी सी लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि हमारी लैंग्वेज, हमारी जो सी लैंग्वेज है उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और इसमें एप्लीकेशंस में यूज़ करा जाता है। इसीलिए हमारी सी लैंग्वेज क्या बहुत ही वर्सटाइल है। इसीलिए हमें सी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो हम सी इस सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सिलेबस कवर करेंगे हमारा। ठीक है, जिससे कि आप अगर कोई अगला आगे कुछ सीखना चाहते हो या फिर कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हो तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो हम इस सारी बातों का ध्यान रखेंगे इस हमारे सीरीज में। ओके, तो अब देखते हैं कि हम इस कोर्स में, इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल पढ़ेंगे सबसे पहले हम, ताकि हमें समझ में आए कि हम डेटा टाइप्स क्या होता है सी लैंग्वेज में, और वेरिएबल किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल स्ट्रिंग का कैसा होता है, फिर कैरेक्टर किस तरह से करते हैं, फिर इन नंबर टाइप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम, इस वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करना चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स में।
ठीक है, नंबर हो गया, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसे भी हम देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिर उसके बाद में ऑपरेटर्स देखेंगे, जैसे कि हमारे कंपेयर लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, फिर हमारे असाइन ऑपरेटर्स है कि जैसे कि अगर मुझे किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने हैं तो उसके लिए मुझे किस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम ऑपरेटर्स एंड एक्सपोनेंशियल में पढ़ेंगे। फिर बाद में आ जाता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर, लाइक इफ हो गया, एल्स हो गया, लूप्स हो गया। अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में बेसिकली हम ना लूप्स पढ़ेंगे। ओके, लूप्स यानी क्या होता है, जो इन जनरल हमारी ये होता है इन जनरल लाइफ में, हमें लूप्स किसे बोलते हैं, जैसे कि एक खादी कुछ चीजें जो आपके साथ बार बार हो रही है, जैसे कि आप कहीं घूमने गए, ओके, और उस चौराहे से आप स्टार्ट कर रहे हो, अगेन जाके वहीं पे स्टॉप हो रहे हो, चौराहे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, फिर से घूम रहे हो, और आप वही चौराहे पे आके रुक रहे हो। ऐसे अगर चीजें कंटिन्यूअसली होती जाती है तो उस चीज को हम नॉर्मल लाइफ में भी लूप्स बोलते हैं। तो उसी तरह से हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है लूप्स। ओके, तो अगर हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड रहा जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करना हो या फिर बार बार प्रिंट करवाना हो, जैसे कि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करवाना हो, तो उसके लिए मैं 10 बार प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। ओके, अगर मैं 10 बार प्रिंट का स्टेटमेंट लिखूंगी तो वो एक प्रोग्रामर के लिए बहुत हेक्टिक चीज हो जाएगी। ओके, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसे बेसिकली हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर में। ओके, फिर उसमें हमारा इफ भी आ गया, इफ एल्स आ गया, वाइल आ गया, डू वाइल लूप आ गए। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शंस एंड अरेज। तो फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली हम ब्लॉक ऑफ कोड लिख के रखते हैं। ओके, तो जैसे कि आप घर में गैस सिलेंडर भरवाते हो, ओके, वन टाइम भरवाते हो, आप उसके बाद कंटिन्यूसली उसका यूज करते रहते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो उसी तरह से हमारा फंक्शन होता है, हम उसे उस पर्टिकुलर कोड को एक बार लिख के रखते हैं। ओके, और जब जब मुझे काम गिरेगा, जब जब मुझे उसका काम होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को जितना बार चाहे उतने बार कॉल कर सकते हैं। मतलब देखो, अभी आपको जैसे किसी 2 नंबर का सम करना होगा। ओके, तो अभी हो सकता है कि आपके नंबर्स ना हर बार चेंज हो जाए, ठीक है। हो सकता है एक बार आपको 1 और 2 की एडिशन करनी है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको 5 और 10 की एडिशन करनी हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि 2 नंबर का सम के लिए एक नॉर्मल सा फंक्शन बना के रख देते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं उसे कॉल करने के बाद वो मुझे किसी भी 2 नंबर की एडिशन करवा के दे देगा। ओके, तो ऐसे वक्त हम उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं और हमारी सिर्फ वैल्यूज हम चेंज करते भेज देते, तो वो फंक्शन हमारे लिए वही काम कर देता है, मतलब हमारी जो रिडंडेंसी है वो कम करवा देता है। तो इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो और फिनिश लुक देता है, और जो रिडंडेंसी है वो उसे रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंटर एंड मेमोरी मैनेजमेंट। अभी देखो, पॉइंटर क्या है ना, पॉइंटर एंड मेमोरी मैनेजमेंट में हम बेसिकली सीखेंगे कि हमारे मेमोरी में किस तरह से वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं। ओके, मतलब किस तरह से मेमोरी में उसे स्पेस, जिसे हम स्पेस बोलते हैं, ओके, स्पेस अलोकेट होना किसी वेरिएबल को। फिर अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो किस तरह से मेमोरी में वो चेंज होती है वैल्यू। ओके, और मेमोरी किस तरह से हमारी काम करती है, किस तरह डेटा को स्टोर करती है, हमारा पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे वन बाय वन। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग में हम देखेंगे कि फाइल को किस तरह से हैंडल करेंगे, हमें रीड करेंगे डेटा, किसी फाइल के अंदर अगर हमें डेटा को राइट करना हो या फिर रीड करना हो। देखो, फाइल पे हम 2 ही ऑपरेशन मोस्टली कर सकते हैं, एक तो रीड करेंगे डेटा को जो हमारे फाइल के अंदर होगा स्टोर, अदरवाइज हम जो हमारे
फाइल के अंदर डेटा होगा उसे हम राइट करेंगे। ओके, दो ही चीज़ कर सकते हैं, एक तो रीड नहीं तो राइट। तो अभी इस समय क्या होगा ना कि अभी तक हम वो मैनुअली भी करते थे, जैसे कि आप अगर नॉर्मल इंसान होगे, ओके, मतलब नॉर्मल जो लोग जो होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद उसे उसमें जो लिखना है वो लिखेंगे, या फिर ये करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, सो अभी यही सेम चीज़ देखो, प्रोग्राम कितना मैजिकल होता है। तो इसीलिए अभी ये जो चीज़ हम मैनुअली कर रहे थे, अब वही चीज़ हम प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। कितना मैजिकल हो गया ना। यही कमाल होती है प्रोग्राम की। देखो, प्रोग्राम मतलब ना एक मैजिक के तरह होता है, ठीक है, जादू की तरह होता है। कि हम कुछ तो भी उसको बोल देते हैं कि बाबा मुझे ये काम करना है, तो वो हमारे लिए करवा देता है। जैसे कि रुको, मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखा। देखो, हम ना एक एग्जांपल देखते हैं ब्राउज़र पे कि किस तरह से होता है। ओके, तो जैसे कि डिग्री टू फ़ारेनहाइट। देखो, आप डिग्री टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो अभी देखो इसको, देखो अगर यहाँ पे मैं डिग्री डालती हूँ, ओके, जैसे कि 32 डिग्री, तो उसके हिसाब से ये क्या कर रहा है, मुझे सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दे रहा है। ओके, डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दे रहा है वैल्यू। अब ये देखो, ये जो हो रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 10 भी करती हूँ। ओके, तो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब हमारा 50 फ़ारेनहाइट हो जाता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, मैं मतलब ये जो फॉर्मूला है, देखो फ़ारेनहाइट निकलने का जो हमारा फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला देखो इस तरह से करते हैं हम, डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32। ओके, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होगा का नहीं, कोई कहीं तो भी लिखा होगा, ये सब कुछ ऑलरेडी लिख के रखा होगा और फिर हम डायरेक्टली से यूज़ कर पा रहे हैं। तो यही खासियत और यही खूबसूरती होती है हमारी प्रोग्राम की। ओके, तो ये हो गया हमारे सी के बारे में कि हम सी क्या होता है, सी क्यों पढ़ना चाहिए, और फिर हम इस सीरीज के दौरान क्या क्या पढ़ने वाले हैं सी में। ठीक है, तो अभी सी में कोडिंग चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ों को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो पहले तो होगा हमारा वी एस कोड। ठीक है, वी एस कोड लाइक ना बुक। ओके, जैसे कि हम बुक में कुछ कुछ लिख रहे होते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं वो हम बुक के अंदर लिख रहे होते हैं, उसी तरह हम वी एस कोड में भी हमारी कोडिंग को लिख रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे वी एस कोड को हमारे सिस्टम के ऊपर। ओके, तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे वी एस कोड को। और देखो, हम ना कोडिंग, सी की जो कोडिंग है हम दो वे से कर सकते हैं। एक तो हम वी एस कोड को और सी कंपाइलर को हमारे सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हम सी कोडिंग को उसके ऊपर लिख रहे होंगे। अदरवाइज हम, अगर हमें सिर्फ लर्निंग मतलब पढ़ना ही है, ओके, उसका उसके अंदर किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है सिर्फ हमें इसे ही देखना होगा, तो हम ऑनलाइन भी सी के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर हमें करना होगा तो सिंपली यहाँ पे टाइप करना ऑनलाइन सी कंपाइलर, और देखो अभी मेरे पास मैंने ऑलरेडी उसको ओपन करके रखा था इसलिए ये आ गया। तो इसकी पहली ही लिंक पे अगर आप जाते हो तो आपको ये वाला एडिटर मिल जाएगा। अब ये एडिटर जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वी एस कोड को इंस्टॉल करने का और सी कंपाइलर को इंस्टॉल करने का। अगर आ, अगर हमें कुछ, बट इसमें एक ना डिसएडवांटेज हमें मिल जाता है ऑनलाइन कंपाइलर में। देखो, जैसे कि आप वी एस कोड डाउनलोड करते हो और सी कंपाइलर को डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम के ऊपर, तो आप एक अच्छे से फोल्डर में आपके सारे प्रैक्टिकल्स किए हुए या फिर आपके प्रोजेक्ट जो आप मेंटेन कर सकते हो। बट ऑनलाइन सी कंपाइलर का अगर आप यूज़ करोगे तो क्या होगा ना, आपको एक डिसएडवांटेज मिल जाएगा। आप जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखोगे तो वो आपको हर बार रब करके नया प्रोग्राम लिखना होगा। तो आपने जो प्रैक्टिस की है वो आपका मेंटेन नहीं रहेगा। बट अगर आप वी एस कोड से करते हो तो आपको बहुत सारे फीचर के साथ साथ आपको एक
फोल्डर जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना आएगा, और आप उसे अच्छे से समेट कर रख सकोगे नेक्स्ट टाइम देखने के लिए कि आपने ये कोड को किस तरह से किया था, क्या था, आपने कैसे प्रोजेक्ट बनाया। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंटेन कर पाओगे। तो ये डिसएडवांटेज आपको मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन करते हो। बट सिर्फ आपको लर्निंग फेज में तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको VS कोड ही डाउनलोड करना होगा। ओके, तो हम पहले VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए हम ब्राउजर में लिखेंगे डाउनलोड द VS कोड। ओके, और एंटर कर देंगे। फिर पहली ही वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे हर एक सिस्टम के लिए भी हमें अलग अलग डाउनलोड मिल रहे हैं VS कोड के। तो हमारा विंडोज है तो हम विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग चालू हो चुकी है। इसे थोड़ा वक्त लगेगा तो हम रुकते हैं और वेट करते हैं। ओके, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है हमारा। ओके, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमें बोल रहा है कि आप ये फाइल को रन करना चाहते हो क्या। यस, तो हम रन पे क्लिक करेंगे। ओके, 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 तो ये मुझे बोल रहा है कि सेटअप हैज डिटेक्टेड दैट द विजुअल कोड इज करेंटली रनिंग। सो अभी क्या है ना, मेरे सिस्टम पे VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है क्योंकि मैं VS कोड पे भी काम करती हूँ। सो मैं एक इसका अलग से लेक्चर बनाती हूँ कि किस तरह से हम VS कोड को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो उसे पहले जाके देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को यहाँ से ही स्टार्ट कर देना। ओके, देख लेना कैसे। तो ठीक है, हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमें डाउनलोड करना है सी कंपाइलर को। ठीक है, तो अभी सी कंपाइलर जो है हमारा, तो कंपाइलर को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे GCC। ओके, मीन GW फॉर द विंडोज। ओके, देन हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी क्लिक करने से पहले हम कंपाइलर क्या होता है ना उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में। ओके, तो कंपाइलर क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए और चेक करने के लिए और रन करने के लिए। ठीक है, मशीन पे हमारा जो कोड रन होता है वो कंपाइलर के हेल्प से होता है। तो क्या होता है, हमारा कंपाइलर एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चेकिंग कोड एंड द रनिंग कोड ऑन द मशीन। ओके, तो अब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया है, उसको अभी इंस्टॉल करते हैं। ओके, इन्होंने भी कहा है रन करो। ठीक है, रन कर देते हैं। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ओके, कंटिन्यू, कंटिन्यू। ठीक है, रन नाउ, और यहाँ पे अभी हमारे सारे पैकेजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ना ये जो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस दिख रहे हैं। ओके, तो ये जो डाउनलोडर हमारे पास विंडोज शो हो रहा है तो वो हमें पूछ रहा है कि आप कौन से पैकेजेस को और डाउनलोड करना। तो ये सारे जो पैकेजेस हैं हमारे वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए बेसिकली है। तो इसे हम अभी के लिए जितने भी चेकबॉक्स है उनको सबको क्लिक कर देते हैं। ओके, ओके, तो हमारे सारे तो हमने सारे चेक बॉक्स को टिक मार्क कर लिया। अब यहाँ पे जो दिख रहा है इंस्टॉलेशन, ओके, इंस्टॉलेशन पे जाना है, हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें अप्लाई चेंजेस करना है। ओके, एक बार हमने अप्लाई चेंजेस कर दिए तो जब हमारे चेंजेस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई क्लिक करो और अप्लाई करने के बाद अभी हमारे सारे पैकेजेस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसको डाउनलोड होने देते, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है,
तो इसे डाउनलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, कोई जल्दबाजी मत करना। ओके, जब तक कि ये हमारा डाउनलोड होता है तो हाँ तब तक हम ऑनलाइन देखते हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारे सी प्रोग्राम का। ओके, तो इसके लिए हम ब्राउज़र पे जाएंगे और मैंने जैसे कि बताया था इससे पहले भी कि हम ऑनलाइन सी कंपाइलर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल कोड लिखा है सी का। ओके, तो जहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हमारे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है हमने, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है। ये लाइन डिस्प्ले करवाते हैं हमारे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज हमारे पास इंक्लूडेड है बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ अ कोड। ओके, एंड दिस लाइब्रेरी कंटेन्स द यूजफुल फंक्शन, जैसे कि हमारा स्कैनअप हो गया, प्रिंटअप हो गया। तो प्रिंटअप बेसिकली हम यूज करते हैं टू प्रिंट समथिंग ऑन अ कंसोल। ओके, तो अगर हम प्रिंटअप लिखते हैं तो प्रिंटअप के अंदर जो भी हम मैसेज या फिर जो भी चीज़ें हम लिखने वाले होते हैं वो हमें हमारे कंसोल विंडो पे दिखता है। कंसोल विंडो यानी क्या कि जिस विंडो पे हमने हमारा आउटपुट हमें दिखा रहा होता है। ओके, तो ये जो सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो हमारे होते हैं stdio.h पैकेज में। ये बेसिकली हमारी हेडर फाइल होती है। ठीक है, इसे हम प्रोग्रेसिव डायरेक्टिव भी बोलते हैं कि दिस इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, अभी ना ये जो हमारी लाइब्रेरी है, जो हेडर फाइल है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अगर हम ये लाइन नहीं लिखते हैं तो हम जो प्रिंटफ का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमें एरर देते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे एरर डिस्प्ले होती है। देखो, पहले हम नॉर्मल प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, उसके बाद देखो, तो जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, रन करते ही मैंने जो प्रिंटफ में मैसेज लिखा था वही मैसेज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर मैं ये लाइन लाइन निकाल देती हूँ और वापस से प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे क्या हो जाता है, एरर आ जाती है। तो मुझे देखो यहाँ पे एरर क्या आ रही है, इन फंक्शन में वार्निंग इम्प्लिसिट। तो यहाँ पे हमें वार्निंग मिल रही है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन प्रिंटफ। देखो, उनको प्रिंटफ पे फंक्शन ही अवेलेबल नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ से उस लाइन को निकाल दिया है। तो ये क्या करती है, बेसिकली हमारे फाइल को इंक्लूड करवा देती है, हमारे कंपाइलर को बताती है कि बाबा ये फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इसका अगर ये दिखते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, अभी कैसे हो गया, हमारा एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये सारे जो फंक्शंस है वो फंक्शंस हमारे अवेलेबल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गई फाइल इंक्लूड कर दी हमने पहले। फिर उसके बाद में हमारा इंट मेन फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मेन फंक्शन है ये हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे सी प्रोग्राम के लिए एक एंट्री पॉइंट होता है। जैसे ही उसको मेन ये फंक्शंस दिखता है, ठीक है, जैसे मेन फंक्शंस कंपाइलर को दिखाई देता है तो उसको पता चलता है कि ये फंक्शन, तो मैंने जैसे कि बताया मेन हमारा एंट्री पॉइंट होता है और इम्पोर्टेंट मतलब जैसे ही कंपाइलर को दिखता है कि मेन है यहाँ पे लिखा। ओके, तो समझ आता है कि हमारे ये प्रोग्राम की एंट्री स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई देता है उसको, तो वहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाता है। और किसी भी सी प्रोग्राम के लिए मेन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इन्वॉल्व होना ही चाहिए। अगर इसे मेन फंक्शन नहीं मिलता, मतलब ये मेन फंक्शन अगर नहीं दिखाई देता है तो आप कितने भी यहाँ पे फंक्शंस लिखो अलग अलग नाम से, तभी भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। जब मेन से ही हम फंक्शन बनाते हैं तभी वो फंक्शंस एग्जीक्यूट होता है। और ये जो इंटीजर है, ठीक है, ये इंट है, इंट हमारा रिटर्न टाइप है। तो ये हमें रिटर्न कर रहा होता है इंटीजर वैल्यू को टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये क्या करता है ना, ये जो रिटर्न वैल्यू हम जो रिटर्न कर रहे हैं जीरो को, इंटीजर वैल्यू को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हमारा कोड पूरा एग्जीक्यूट, जितने भी इंस्ट्रक्शन हमने जितना भी कोड लिखा है वो अगर लाइन बाय लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा पूरा प्रोग्राम हमें ज़ीरो रिटर्न करता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं, तो ऐसे वक्त में हमें रिटर्न ज़ीरो नहीं हो पाता है। तो
हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ तो भी एरर आई है। ओके, तो इसीलिए हमारा मेन फंक्शन कैसे वर्क करता है ना, जैसे कि हमारे घर में डोर्स होते हैं, तो कोई भी गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले हमारे डोर को नॉक करते हैं और वहीं से हमारे घर के अंदर एंट्री होती है मेन गेट से। तो उसी तरह हमारे सी प्रोग्राम के लिए मेन ये फंक्शन होता है। तो यहीं से हमारे फंक्शंस एग्जीक्यूट करना चालू हो जाता है सी के। अब हम नेक्स्ट समझते हैं प्रिंटफ का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो 13 लाइन नंबर पे दिख रहा है हमें प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो बेसिकली ये क्या होता है ना, ये लाइन जो क्या कर रही है कि हेलो प्रिंट, ये स्ट्रिंग को हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रही है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। जो भी ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है, ठीक है, जो भी हम ये डबल कोट के अंदर लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। अभी स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल मतलब प्लीज नॉर्मल स्ट्रिंग या फिर सेंटेंस ऐसा कुछ समझ सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, फिर स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस भी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखना, जो डबल कोट के अंदर हम स्टेटमेंट या फिर स्ट्रिंग लिखते हैं वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। ओके, इसे हम कंसोल बोलते हैं या फिर आउटपुट स्क्रीन भी हम इसे बोल सकते हैं। और ये जो है हमारा सेमीकोलन। ओके, ये सेमीकोलन क्या करता है ना, हमारे स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले कराता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि सेमीकोलन कंपाइलर को दिखाई देता है, इसका मतलब उसे समझ में आता है कि ये लाइन का कोड जो है, जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, और प्रिंटफ हमारा क्या है, तो प्रिंटफ हमारा फंक्शन है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम STDIO के बारे में देखा था। तो प्रिंटफ एक फंक्शन है जो ऑलरेडी इस फाइल के अंदर अवेलेबल है, हम डायरेक्टली उसका यूज कर रहे हैं फॉर द प्रिंट समथिंग। ओके, तो इसके प्रिंटफ के हेल्प से हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं अभी के लिए हेलो वर्ल्ड। और सेमीकोलन हमारे कंपाइलर को बताता है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है और अभी यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, या फिर आप नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हो एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, और सेमीकोलन अगर आप नहीं दोगे, ओके, पहले हम विथ सेमीकोलन प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, बट मैंने अगर सेमीकोलन निकाल दिया तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि उसको इस स्टेटमेंट का एंड ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे वक्त में मुझे वापस से ये एरर दे देगा, देखो एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर द रिटर्न। ओके, रिटर्न करने से पहले हमें क्या चाहिए था, हमें उनको कंपाइलर को बताना था कि पापा यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया था, बट मैंने वो दिखाया नहीं, इसलिए मुझे मेन फंक्शन के अंदर एरर डिस्प्ले होगी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारे हर एक लाइन के पीछे या फिर हमारे इंस्ट्रक्शन के पीछे किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन इज टू इम्पोर्टेंट। अब जो हमारा ये रिटर्न जीरो होता है, ओके, रिटर्न जीरो के बारे में अब हम समझते हैं कि रिटर्न जीरो होता क्या है। तो रिटर्न जीरो मीन्स हमारे मेन फंक्शन का एंड हो जाना, और अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है तो हमें रिटर्न जीरो करवा देगा टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, हमारा कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे रिटर्न कर देगा जीरो और बता देगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर हमें ये रिटर्न जीरो नहीं आता है, इसका मतलब कि कुछ तो भी हमारे कोड में प्रॉब्लम है, कहीं पे तो भी एरर आ चुकी है। तो अब बात करते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस के बारे में। तो ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स है और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, ये दोनों भी डिस्प्ले कराते हैं हमारे ब्लॉक को। ओके, फंक्शन के ब्लॉक को डिस्प्ले करवाता है हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो अभी ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम
यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ओके, जैसे ही करली ओपनिंग ब्रैकेट देता है दिखता है, इसका मतलब इसके आगे कुछ तो भाई इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे और एट दी एंड हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी सी लैंग्वेज, सी प्रोग्राम का। तो अब हमारा हम जब तक कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ रहे थे तब तक हमारे फाइल भी सारी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा डाउनलोड हो चुका है तो हम इसे क्लोज कर देंगे। तो अब ये हमारा दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई, VS कोड एंड सी कंपाइलर। ओके, तो अब दोनों चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो गई। तो हम अब इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे। अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है इसके डिटेल में हम नहीं जाने वाले, सिर्फ इतना याद रखना है हमें कि अगर हमें सी प्रोग्राम को सक्सेसफुली हमारे सिस्टम के ऊपर रन करना होगा तो हमें ये सारे स्टेप को फॉलो करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए अभी हम पहले तो हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हम पाथ को अभी कैसे कॉपी करेंगे, तो हम सीधा दिस पीसी पे जाएंगे। ओके, दिस पीसी के बाद हम जाएंगे इसमें सी पे, फिर मीन GW पे जाएंगे। मीन GW पर जाने के बाद हम बिन पे जाएंगे और बिन पे जाने के बाद इस पाथ को हम कॉपी कर लेंगे और इस पाथ को हम बेसिकली दिखाने वाले ऐड करने वाले हमारे इन्वायरमेंट सिस्टम में। तो अभी इन्वायरमेंट सिस्टम में हम किस तरह से करेंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हमने इस पाथ को कॉपी कर लिया, अब इसे मिनिमाइज कर लेंगे और हमारे सिस्टम में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। ओके, तो नहीं दिख रहा है तो सर्च कर लेते हैं एडवांस 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 सिस्टम सेटिंग्स। ओके, तो अभी हमारा एक विंडोज़ ओपन हो गया। इस विंडोज़ पे हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर इसे ऐड करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉपअप के अंदर ये इन्वायरमेंट वेरिएबल को क्लिक करेंगे, फिर बाद में हम यहाँ पे जाके पाथ को देखेंगे। ओके, पाथ पे जैसे ही हम आते हैं तो ये ब्लू ब्लू से हाईलाइट हो जाता है। तो अभी ये हाईलाइट होने के बाद क्या करेंगे, हम एडिट करेंगे इस पाथ को और न्यू पाथ को ऐड कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो फिर बाद में इसको अगेन ओके कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि VS कोड के थ्रू हम किस तरह से करते हैं कोडिंग को। ओके, ट्यूटोरियल के नाम से। ओके, अब इसे हम ओके ऑलरेडी मेरे पास ऐसा कुछ फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, तो हम उस फाइल को फिलहाल के लिए डिलीट कर लेते हैं। ठीक, एंड इस फोल्डर को वापस से रीनेम कर देते हैं सी ट्यूटोरियल। तो अब इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे हमारे VS कोड के अंदर से। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ओपन फोल्डर करके, आएंगे यहाँ से ओपन कर देंगे। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं। तो उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड .c से एक फाइल बनाएंगे। ओके, तो इसको अभी सेव कर लेते हैं। सेव करने अभी हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम कुछ यहाँ पे एक सैम्पल कोड लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने इसका मतलब क्या था वो सारी चीज़ तो हमने देख ली है। सो इंक्लूड अभी के लिए हम stdio.h ओके,
फिर उसके बाद हम लिख रहे होंगे हमारा मेन फंक्शन इंट मेन, फिर बाद में हमारे ओपनिंग करली ब्रेसेस, उसके अंदर हम एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर रहे होंगे फिलहाल के लिए, हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन सी कंपाइलर पे करके देखा था वही, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ से अभी हमें कुछ रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा सैम्पल कोड। अब ये कोड को रन करने से पहले हमें कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो वो VS कोड में हमें डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। तो हम, ताकि हमारे VS कोड को पता चले कि जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो सी का है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए हमें इस एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे /c एक्सटेंशन पैक, और इसे हम, मेरी सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप क्या करना, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करना और आपका एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो इतनी प्रोसेस हो जाएगी आपकी। इतनी प्रोसेस होने के बाद टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल को हम यहाँ पे ओपन कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ कमांड लिखने वाले हैं। तो देखते हैं उसे पहले हमें, तो यहाँ पे कमांड लिखते हैं GCC और हमारे प्रोग्राम का नाम हेलो वर्ल्ड डॉट सी, फाइल का नाम। ओके, तो फिर इसके बाद में हम रन करने के लिए, अभी इतना कुछ समझना इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना देखो कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। फिर आगे हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 देखने वाले ही हैं। EX, ओके, तो एंटर करेंगे तो हमने जो यहाँ पे प्रिंट करवाया था वो हमारा प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हमारा सी प्रोग्राम वर्क कर रहा है हमारे VS कोड पे। तो ठीक है, आज के ट्यूटोरियल के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और धीरे धीरे सारी जो आपके कन्फ्यूजन होगी वो भी 1 बाय 1 हम रिजॉल्व करते जाएंगे। और सारी चीज़ें, जैसे मैंने सिलेबस जो बताया था कि हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले, वो सारे टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।